नए नए एजुकेशन सेक्टर्स रोज आपके मोबाइल फोन्स पे पॉपअप होते हैं। क्या ये एजुकेशन सेक्टर्स मशरूम ग्रोथ दिखाने के लिए है या सिर्फ मनी मिंटिंग के लिए है? अभी बच्चा तमन्ना करता है कि कोटा जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वो सामने आ जाए। वही काफी सारे इंस्टीट्यूशंस का दावा है कि वो कोटा के मेंबर्स को या कोटा की टीम से इंस्पायर होके कश्मीर में एक नया सेटअप लाने जा रहे हैं। अब ये बात कितनी हकीकत है, ये जानने के लिए हम वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स मिस्टर परवेज से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका नया एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कश्मीर में खुलने जा रहा है वो कोटा से कैसे मुशाबत रखता है, कैसे इन्फ्लुएंस हो चुका है और इसमें कितनी सच्चाई है कि ये इन्फ्लुएंस जो है कोटा का है और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कोटा से इंस्पायर्ड है। तो हाल ही में एक खबर हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है और कोटा का एक इनिशिएटिव है जो कश्मीर में भी लॉन्च होगा। तो ये कहां तक ये खबर जो है वो सही है? क्योंकि आप ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हैं परवेज साहब, तो कहां तक ये जो है बात सही है? कहीं यूं ही तो नहीं बोला जा रहा है कि अब कोटा की फैकल्टी या कोटा का जो स्टाफ है उसके रंग ढंग से यहाँ पढ़ाया जाएगा? कहीं ये फैब्रिकेटेड तो नहीं है? नहीं नहीं, फैब्रिकेटेड बिल्कुल नहीं है, 101% सच है। और मुझे नहीं लगता कि जिस काम के लेकर के हम आगे बढ़े हैं वहां पे किसी भी तरह का फैब्रिकेशन करना चाहिए, क्योंकि हम्म, बच्चों का फ्यूचर जुड़ा होता है, उनका मुस्तकबिल जुड़ा होता है। तो बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा इसकी पूरी स्टोरी के पीछे। हम्म, लास्ट ईयर में कश्मीर आया था, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार हुआ था। तो हम्म, कंपनी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की लॉन्चिंग के लिए हम लोग वहां पे आए थे। तब हम्म, मेरी सज्जाद सर से, इरफान सर से या इनकी टीम के लोगों से मुलाकात हुई थी। हम्म, और उसके बाद से हम थोड़ा टच में थे। मैंने इनके काफी इनसे मेरा डिस्कशन होता रहता था, सब्जेक्ट को लेकर के, फिजिक्स को लेकर के, नीट की प्रिपरेशन, आईआईटी की प्रिपरेशन को लेकर के। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि यार काफी इंटरेस्टेड हैं और ये बहुत अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, पर इनको अभी तक शायद वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जो हम्म, एनवायरनमेंट इनको चाहिए। और हम्म, मैं काफी अरसे से काफी कश्मीरी बच्चों के कांटेक्ट में रहा हूँ, और जितना हमसे हो सकता है यहाँ जब बच्चे आते हैं तो हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हम किसी भी तरीके से करें। तो मुझे थोड़ा सा कश्मीरी बच्चों का फ्लेवर पता है कि उनको कहाँ लेक्यूना होता है, कहाँ उनको दिक्कत आती है। मुझे हम्म, अच्छी तरह पता है कि कश्मीरी बच्चों का जो गांव के बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनका 8 9 10 बहुत पुअर होता है, इसलिए उनकी आगे अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत मुश्किल होती है। उन बच्चा बिल्कुल। बहुत बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एट द सेम मोमेंट जो शहरी इलाकों के कश्मीरी बच्चे हैं, जो श्रीनगर के हैं, या अपन अनंतनाग की बात करें, या जो सोपोर के हैं, वहाँ जहाँ अच्छी स्कूलिंग है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल भी अच्छे हैं, या अपन ऐसे बात कर सकते हैं सीबीएसई के अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर थोड़ा सा वो बच्चे एडवांस हैं एज हम्म, विलेज के बच्चों की अगर मैं बात करूँ। तो थोड़ा सा मैंने उसको स्टडी किया। सज्जाद सर से बात चल रही थी, एक बार सज्जाद सर का फोन मेरे पास आया कि परवेज सर यार, जहां हम अभी काम कर रहे हैं वहां बिल्कुल भी पढ़ाई का वो एनवायरनमेंट नहीं है जो हम एक्चुअली सोच के आए थे कि हमें ये देना है यहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम कोटा आना चाहते हैं, और कोटा आने के बाद आपसे मिल करके जानना चाहते हैं कोटा के किस इंस्टीट्यूशन से हम कुछ अच्छा फायदा ले सकते हैं हम्म, एकेडमिक, ताकि यहाँ बच्चों को हम कुछ अच्छा दे सकें। तब मैंने यहाँ पर कोटा की जो सबसे टॉप रिनॉन्ड टीम है मेडिकल की प्रिपरेशन के अंदर, होता है ना, एक ड्रीम बच्चों का होता है जब, बिल्कुल। तो जानती होंगी कोटा के अंदर पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं। तो एक होता है कि यार बच्चा जब बाहर बैठा होता है तो उसको पता होता है कि कोटा के अंदर कौन लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, बायो में कौन कौन सी फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, उसकी एक ड्रीम टीम होती है। तो हम सब लोगों का एक मीटिंग्स का दौर चल रहा था, कि हम कोलैबोरेट करके एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे डालें। लेकिन क्योंकि वो बात ओपन नहीं हुई थी, तो मैं आपको ऑनेस्टली पूरी बात बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में हम्म, क्लियर हो जाए कि र्यूमर था या स्टोरी सही है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी आप 1 2 महीने होल्ड कीजिए और अपने लेवल पे आप प्रिपरेशन कीजिए, और जहां भी पढ़ा रहे हैं वहां बच्चों को अपना 100% दीजिए, ताकि उनका कोर्स पूरा हो जाए, उन बच्चों को कोई नुकसान ना हो। हम्म, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इनको जोड़ना है तो कुछ ऐसी टीम के साथ जोड़ा जाएगा जिससे कि इनको वहाँ बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। हम्म, अब यहाँ सारी कंपनी स्टार्टअप स्टार्ट हो चुकी है, स्टडी मटेरियल बन गया, पूरा कंटेंट डेवलपमेंट हो गया। तब मैंने इनको ओपन किया कि यहाँ पर सर्वम करियर इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ है, और उसमें इंडिया की बेस्ट टीम काम कर रही है एकेडमिक लेवल पे। तो इन लोगों को बड़ी खुशी हुई, और इन्होंने कहा कि यार फिर क्यों ना हम आपसे जुड़ जाएं, या आप हमें यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करूँ। तो मैंने ही कहा था कि आप सपोर्ट की बात मत कीजिए, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कश्मीर श्रीनगर आकर के बच्चों की क्लासेस भी लेंगे, और वहाँ के हम्म, बच्चों की जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करेंगे। हम्म,
तो ये लोग बड़े खुश हुए और फिर उसके बाद ये लोग कोटा आते हैं और कोटा आने के बाद हमारी सारी टीम से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इनके जो भी रिक्वायरमेंट्स थी पहले इन्होंने पुटअप की यहाँ पर। उसके बाद फिर हमने इनको ऑफर किया कि आप ये मान के चलिए कि वहां पर परवाज सर्वम की ही ब्रांच है। हम्म। 100% एकेडमिक्स पूरा, चाहे टेस्ट पेपर्स हो या कंटेंट हो या आप बाकी जो भी चीजें हम यहाँ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, डीपीपीज वगैरह, या एडिशनल क्लास लेते हैं, एसआरजी क्लास लेते हैं, वो सारा कंटेंट हम परवाज को एज इट इज प्रोवाइड करेंगे जो यहाँ पे हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हम्म। कंप्लीट क्लासेस जो बच्चों को यहाँ ली जाएंगी उसकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग वहाँ बच्चों को अवेलेबल होंगी। और वहां पर एनुअल प्लान भी हमने बनाया, वो प्लानर में अभी ओपन नहीं कर सकता। पर एनुअल प्लान ये कि जितने भी यहाँ के हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे एचओडीज हैं, जितने भी, वो सब लोग आकर के कश्मीर के बच्चों के लिए वहीं आकर के और बीच बीच में उनकी क्लासेस लेंगे, उनको मेंटोर करेंगे और हम हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हमें और भी काफ़ी सारे फ़ोन आए थे, काफ़ी सारे बच्चों ने फ़ोन किया हुआ था। पर बात ये है कि इतने सारे जो है हैं यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तो क्यों परवाज़ को ही जॉइन करना चाहिए? क्योंकि इतनी सारी ग्रोथ जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में देखी गई। ज़्यादातर राजबाग, परेपुरा, हैदरपुरा कुछ ऐसी जगहें रहीं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन हब को बूस्ट किया यहाँ पे। अब तो बच्चों के मन में ऐसा भी रहा है कि अब ये एजुकेशन नहीं है, अब ये बिजनेस बन चुका है, ऐसा पेरेंट्स भी कहते हैं और जो है बच्चे भी कहते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, सर्वम की जो इनिशिएटिव हमने लिया है ना, वो इसी मकसद को दिमाग में रख के लिया है कि जो हम्म कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर, हम्म और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट, में बहुत क्लियरली आपसे बात कर रहा हूँ। पर उनका जो सिस्टम चलता है वो पूरा एक्सेल शीट पे चलता है, डेटाबेस हम्म, पे चलता है। मैंने ये देखा है कि एक बार बच्चों का एडमिशन हो जाए उसके बाद उनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता बच्चों से, उनको बिल्कुल। और एक्सेल शीट से मतलब होता है, उनके हम्म नोट्स से मतलब होता है। लेकिन बीइंग ए टीचर, मैं स्टूडेंट था तब से पढ़ा रहा हूँ, हम्म। फर्स्ट ईयर कॉलेज तब से पढ़ा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आई एम लकीस्ट पर्सन ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर आज की तारीख में बात की जाए तो, कि मुझे इंडिया के सबसे ज्यादा टॉप रैंकर्स पढ़ाने का मौका मिला। मैंने एम्स के फर्स्ट रैंक्स पढ़ाई है 2 बार, मैंने नीट की फर्स्ट रैंक 2 बार पढ़ाई है, मैंने आईआईटी की फर्स्ट रैंक पढ़ाई है, टॉप 10 के बहुत सारे बच्चे पढ़ाए। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, तो मुझे पता है अच्छी तरह से बीइंग ए टीचर कि जब आप क्लास में उतरते हो तो आपका कनेक्शन बच्चे से होता है और हम्म से होता है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक बच्चा एक ख्वाब लेके आता है, और मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, सर्वम या परवाज का, मैंने परवाज की टीम को भी, हमारी मीटिंग हुई थी, यही समझाई थी, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम किसी को 19 साबित नहीं करना चाहते। हम किसी को, हर टीचर हर कोचिंग में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी हम्म भी, देखो, बीइंग ए टीचर, अगर मान लीजिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करता हूँ, तो हो सकता है कि आप सैलरी स्ट्रक्चर कुछ हो मेरा, या आपसे मेरा प्रोफेशनल रिलेशन हो। पर हर टीचर का हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चे के साथ जो रिलेशन होता है ना, वो प्रोफेशनल कभी नहीं होता, हम्म और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर एक कोट करता हूं कि आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आप कोई बंगला खरीदते हैं, कोई भी आप चीज खरीदते हैं अपने पैसे, हार्ड एंड मनी से कमा करके, वो गलत अगर निकल जाती है तो आपका एक थोड़ा फाइनेंशियल नुकसान होता है। हम्म, आपने अगर गलत डायरेक्शन बच्चों को दी तो उनका करियर खराब होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपको किसी से कंपटीशन करना चाहिए, और मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात को लेकर के, परवाज वालों की टीम से भी मैंने बात की थी, और हमने यहाँ पे भी बात की, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम्म हम सिर्फ जानते हैं कि हमारी जो टीम है कोटा के अंदर, ये मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस की टीम है, हम्म और दे ऑल आर लेजेंड्स ऑफ द कोटा एंड इंडिया। हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें इंशाल्लाह, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें, हमारा बेस्ट दे सकें, उनको उनकी पेरेंट्स की तरह उनकी केयर कर सकें, उनकी फिक्र कर सकें। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि फ्यूचर क्या है, पर हमारी नीयत जो है वो ठीक है, और मैं जानता हूँ कि वो इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो कहीं ना कहीं नीयत सही होगी तो इंशाल्लाह ताला ना बिल्कुल। हमारा। तो बस एक प्योरिटी के साथ उतरे हैं, और मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, इतने सारे कोचिंग हैं, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, हम कंपटीशन करना भी नहीं चाहते। हम तो हमारे बच्चों को उस लेवल पे तैयार करना चाहते हैं कि वो जिस मकसद से हमें ज्वाइन करें, वो मकसद फुलफिल हो जाए। कल को जब वो सर्वम या प्रवास के अंदर पढ़ें, तो पूरे साल के एंड के बाद वो दिल से उनके माँ बाप और ये कहें कि साहब, इन लोगों ने हमारी तरफ से, इनकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, अगर कोई कमी रही तो हमारी तरफ से रही। बिल्कुल। तो अभी जो परवाज़ इंस्टीट्यूट है परेपुरा में जो है ऑपरेट होने वाला है, हमने देखा है कि क्लासरूम्स में 3-300 4-400 बच्चे बैठे होते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक टीचर 300 या 250 बच्चों पे कॉन्संट्रेट कर सकता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि परवाज़ भी जो है, क्या ये भी 300 250 बच्चों को जो है अकोमोडेट करता है एक क्लासरूम में? आप, सॉरी, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, ये बात भी हमारे सामने आई थी,
और हमारी जो यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी उसमें उन लोगों ने ज्वाइन किया था। तो हमने पहला जो शर्त रखी थी वही रखी थी कि आपके जो क्लासरूम साइज हैं वो हम्म 250 या 300 बच्चों वाले नहीं होने चाहिए। हम्म देखो, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। दो तरह के बच्चे हमारे पास प्रिपरेशन करने आते हैं। एक वो बच्चा जो स्कूलिंग के साथ साथ तैयारी कर रहा है 11th और 12th का। हम्म वो बच्चा फ्रेश होता है, उसको हर चीज बहुत स्मॉल लेवल से टॉप तक सीखनी होती है ना? हम्म उसको अगर आप 300 बच्चों के बीच में बिठा दोगे तो मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। फिर आजकल बिल्कुल। कोचिंग इंडस्ट्रीज में क्या हो चुका होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं ऑलरेडी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, उनको फिल्टर करके उनकी अलग से नर्चरिंग कर दी जाती है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि मेरे को बहुत अच्छी रैंक्स पढ़ाने का मौका मिला। आई एम सॉरी, मैं उस कोर्ट के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वो बच्चे किसी और से पढ़ते तो भी टॉप करते हैं। दे आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। उल्टा ये होता है कि उस लेवल के बच्चों को पढ़ाने से आपको लर्निंग मिलती है, हम्म आपको चैलेंज मिलता है। आप सोचिए, आप इंडिया टॉपर को पढ़ा रहे हो और ऐसे ऐसे 10 बच्चे आपके क्लासरूम में बैठे हैं, तो आपको इतना बड़ा चैलेंज मिलता है कि अगले दिन जब आप क्लास में एंटर करते हो तो कितनी तैयारी के साथ आपको जाना पड़ता है। हम्म तो आपको खुद को सीखने को मिलता है उन बच्चों से। अब मैं आता हूँ वापस क्लासरूम वाली बात पे। जो फ्रेशर बच्चे हैं, मैं हमेशा अगेंस्ट हूं उनकी बहुत बड़ी क्लास नहीं होनी चाहिए। हम्म इतनी बड़ी क्लास हो कि आप हर बच्चे पे ध्यान दे सको और बच्चा खुल के अपने डाउट्स को क्लास में डिस्कस कर सके। जो आप बात कर रही हैं उसकी एक नेगेटिव पॉइंट बहुत बड़ी ये भी है कि अगर 300 बच्चा क्लास में बैठा है तो बच्चा झिझकता है अपने क्रॉस क्वेश्चंस को हम्म करने, अपने डाउट्स को क्लियर करने में। लेकिन अगर क्लासरूम छोटी है तो कुछ ही दिनों में अपने सारे फ्रेंड्स से वो हेल्दी एनवायरनमेंट में आ जाता है और वो खुल के डाउट पूछ पाता है। हम्म तो दो चीजें हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 11th और 12th के फ्रेशर बच्चे हैं, उनका कोई क्लासरूम साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम मोमेंट मैं ये भी कहता हूं कि जो ड्रॉपर्स होते हैं, जो बच्चा 1 साल ड्रॉप ले लिया, 2 साल ड्रॉप ले लिया, जिसको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, उसको अपने अपने सब्जेक्ट में अपने कॉन्सेप्ट को स्मूथनिंग करनी है। उसको ऑलरेडी बहुत अच्छा आता है, उसका वो हम्म मार्जिन से रुका था। अगर आप वैसे बच्चों के आप बड़े क्लासरूम बना करके और स्मॉल फीस स्ट्रक्चर पे काम करते हो तो उससे दो फायदा होगा कि फाइनेंशियली कोचिंग का लॉस नहीं होगा, और उसको क्योंकि ऑलरेडी चीजें आती हैं वो ग्रैब कर सकता है कंसेप्ट को बड़े क्लासरूम के अंदर। और उसकी अगर फीस कम रखते हैं तो उसको फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। हम्म तो हमारा थॉट कहीं ना कहीं इस तरह से काम करता है। तो जो हमारे, और यहाँ प्रवास के अंदर तो कोई क्लासरूम में क्लियर कहा था कि कोई क्लासरूम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जहां पे इतना सारा बच्चा हो कि आप उसकी 1-to-1 केयर ना कर सको। और बिल्कुल। हमारे तो एक ललित विजय सर हैं, अगर आप उसको वीडियो को देखेंगे लॉन्चिंग वाला, तो उन्होंने तो सज्जाद सर से ये बोला था कि सर मैं लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर 1-to-1 केयर का कमिटमेंट कर रहा हूँ। हम्म अगर आपने ये नहीं किया तो फिर हम वहां आकर के आपसे बात करेंगे। हम्म तो थोड़ा सा एक नियत तो पॉजिटिव है, और बाकी गैप के अंदर तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो अभी आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि कोटा का इन्फ्लुएंस कश्मीर में कैसे आ सकता है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। कोटा की क्या खूबी है मैं आपको पहले ही बताता हम्म हूँ। असल में देखो, कोटा ने क्या किया, आपको पहले आपको समझना पड़ेगा फ्लैशबैक में जाकर के। कोटा कोटा कैसे बना? कोटा कोटा बना एक तो यहाँ के लोकल लोगों की केयर से, जो बच्चों को लेकर के था। मैंने आपको किसी ने किसी इसी तरह से किसी ने मेरा इंटरव्यू किया था तो उसमें एग्जाम्पल बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, हमारे जो बच्चे होते हैं, ये आने वाली आपकी जो जनरेशन है, वो कौम की एक तरह से फ्यूचर है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आप जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करें। ये जरूरी नहीं है आप पढ़ा के करेंगे, आप उनके हम्म केयर भी कर सकते हैं। एक बच्चा परेशान है, आपको कहीं भी लगता है कि यार इसको थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प करने से इसका करियर बन सकता है, आप वो कर सकते हैं। हम्म कहीं अगर आपको लगता है कि यार दो बच्चे परेशान हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, रास्ते में चल रहे हैं कि उनकी मायूसी नजर आ रही है, आप रास्ते चलते भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे ना कैसे आपका उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। जहां आपको जैसे मौका मिलता है वैसा करें। तो कोटा ने शुरुआत में यहाँ के लोगों ने वही किया। कहीं भी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट चाहिए, अगर स्टूडेंट है तो उसकी जिस लेवल पे हेल्प करना वो करेंगे। तो ऐसा किया करते थे यहाँ के लोग, और कोटा के लोकल लोग आज भी ऐसा करते हैं। फिर धीरे धीरे जब यहाँ से रिजल्ट आने लगे, तो जैसे मुझे पता लगा कि मान लीजिए मैं कोटा के कोई कोचिंग रन करता हूँ। अब मुझे पता लगता है यार श्रीनगर के अंदर कोई फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाता है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उनको अप्रोच किया कि सर आप जितना वहां अर्न करते हो आप कोटा आ जाइए, आप हम हम्म उससे आपको देंगे। उससे इन लोगों ने क्या किया, दो चीजें की। तो श्रीनगर में अच्छा टीचर यहाँ बुला के वहां ऑप्शन खत्म कर दिया, हम्म बच्चों के लिए कोटा आने का रास्ता खोल दिया। इस तरीके से पूरे इंडिया के टॉप टीचर्स कोटा में आके इकट्ठे हो गए। हम्म तो वो जो एक्सपीरियंस लीजेंड थे, वो जब कोटा में एक साथ क्लब हुए तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे आने ही थे। बिल्कुल। इसी वजह से कोटा के रिजल्ट अच्छे रहते हैं बाकी जगहों के कंपैरिजन में। हर जगह के टीचर अच्छे होते हैं। मैं श्रीनगर के बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। दे आर वेरी गुड एंड एक्सीलेंट टीचर्स, चाहे वो किसी भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा टाई प्रवास से हुआ है, लेकिन जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनके भी मैं टीचर्स को जानता हूँ। प्रवास की टीम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत ज्यादा पैशन है इनके अंदर पढ़ाने का, कुछ अच्छा करके दिखाने का। इसीलिए कहीं ना कहीं हम इनसे जुड़े हैं।
और बिल्कुल। मेरी कोशिश यही होगी कि जो भी हमने आपस में कमिटमेंट किए हैं बच्चों को अच्छा से अच्छा माहौल प्रोवाइड करने का, इंशाल्लाह वो करेंगे। आप जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो है एक एजुकेशन इंडस्ट्री ना बन के रह जाए। ये भी बच्चों के लिए कुछ पॉजिटिव लेके आए, और अगर बच्चे जो है आपके इंस्टीट्यूट में अकोमोडेट हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि टीचर्स जो है या फैकल्टी सिर्फ अपना फायदा या मनी मटीरियल या मनी मिंटिंग की तरह इस चीज को देखे। बाकी हम होप करते हैं कि परवाज़ का आना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खुशी की बात होगी। लास्ट कोट एक करूंगा, जब भी हम हमारी फैकल्टीज की मीटिंग लेते हैं तो मैं एक स्टेटमेंट हर मीटिंग में बोलता हूँ, ये वाहिद ऐसा पेशा है, हम पेशा इसको बोल रहे हैं, हम्म। वाहिद ऐसा पेशा है जिसके अंदर आप अगर पूरी ईमानदारी से बच्चों की केयर के लिए काम करोगे, उनके करियर के लिए काम करोगे, तो इंशाल्लाह आपका करियर अपना आप बनेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया परवेज साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।